जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखिए कितनी जबरदस्त कोट बोली गई है कि यू वर बॉर्न टू विन बट टू बी अ विनर यू मस्ट प्लान टू विन, प्रिपेयर टू विन एंड एक्सपेक्ट टू विन। मतलब कि आप जीतने के लिए जन्म तो लिए हो, लेकिन अगर आपको जीतना है, अगर आपको विनर बनना है तो आपको उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा और उसे एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जब हम बहुत बड़ा कोई एम रखते हैं, बहुत बड़ा कोई गोल रखते हैं, तो हम पहले तो हमारे दिमाग में नेगेटिव ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, होगा या नहीं, होगा या नहीं, यूपीएससी एग्जाम है, क्लियर होगी या नहीं होगी, या नहीं होगी नहीं। लेकिन वो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अगर आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, अगर आपकी जो प्लानिंग है वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, आपकी स्ट्रेटेजी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है उससे प्लान करना, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाना, और फिर उसके बाद अपने आप जो चीज़ें हैं वो होती जाती है, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होते जाता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ और जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी है उसके साथ किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो, किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। चलिए आज हम 28 अगस्त का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज आ रही है, तो मैप बेस्ड एक्सरसाइज में आपको ये जो जगह है, ये जगह का नाम बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। अब यहाँ पर जब हम एडिटोरियल पेज और आइडियाज पेज देखते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो वेटेड डाउन बाय वेजेस। तो यहाँ पर जो वेजेस है उसके बारे में बात की गई है, जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात की गई है, सोल्यूशन के बारे में बात की गई है, जो इंडियन एक्सप्रेस की खासियत है। अब यहाँ पर हम सोल्यूशन की भी बात करेंगे, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ड्रैगन है, ड्रैगन कौन है आप सभी को पता है, चाइना, उसके बारे में बात की जा रही है, तो उसके बारे में देखेंगे। एक्सप्लेन सेक्शन जब हम देखते हैं तो ये कोटा विद इन कोटा क्या है और इसकी क्या डिबेट है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो रोहतंग टनल है उसके बारे में बात की जा रही है, तो रोहतंग पास कहाँ पर आती है, टनल कहाँ पर आती है, अलग अलग जो टनल्स है, पासेस है, उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर ये जो है मॉस्किटो ने कैसे मॉस्किटो स्प्रेड होने से बचा लिया, ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने अगर अब तक MM एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। अभी जल्दी ही जो iOS है उस पर भी आने वाला है, तो इसीलिए काफ़ी इंतज़ार आपको करना पड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर जो iOS इस्तेमाल करते हैं वो भी अब इसे डाउनलोड कर पाएंगे, जल्दी ही आ जाएगा iOS पर भी। और जो प्ले स्टोर है उससे अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द लीजिए। काफ़ी सारे कोर्सेज जो है वो चल रहे हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज जो है वो आने वाले हैं, तो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलने वाला है और जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, क्योंकि देखिए मार्केट में इतनी सारी चीज़ें होती है कि अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी चीज़ हमें पढ़ना है। लेकिन मार्केट में जो मटेरियल अवेलेबल है दो तरीके का होता है, एक वो होता है जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और एक वो होता है जो आपको वहीं गोल गोल घुमाते रहता है। तो इसीलिए आपको सही जो कंटेंट है ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और MM एकेडमी ऐप पर जो भी आपको कंटेंट है वो गोल तक ही लेकर जाएगा। तो आइए यहाँ पर पहले आर्टिकल पर आते हैं, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द अटल टनल एट रोहतंग। तो अब इसमें जो रोहतंग है उसके बारे में बात की जा रही है, जो टनल है उसके बारे में बात की जा रही है। 9 किलोमीटर लॉन्ग टनल यहाँ पर कहाँ पर है, पीर पंजाल रेंज में, जिसका नाम जो है वो फॉर्मर मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है उनके नाम पर दिया गया है। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है जो कि 10,000 फीट के ऊपर अल्टीट्यूड पर हमें देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर आप काराकोरम रेंज देख सकते हो, यहाँ पर ग्रेट हिमालयन रेंज है और यहाँ पर पीर पंजाल है। कभी क्या होता है आपको सीक्वेंस जो है वो पूछा लिया जाता है कि यहाँ पर प्रॉपर सीक्वेंस में लगाइए, है ना, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है रोहतंग टनल प्रोजेक्ट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की जा रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हो टनल है। तो टनल क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि जो कनेक्टिविटी है उसमें प्रॉब्लम था, उसी के साथ साथ इतने हाई एल्टीट्यूड पर कोई भी चीज़ बनाना ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। उसी के साथ साथ जो बर्फ़ है काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। लेकिन इन चैलेंजेस को पूरा करके, जैसे कि मैंने आपको कोर्ट में भी बताया था स्टार्टिंग में जो हमने कोर्ट देखी है, कि अगर आपको विनर बनना है तो पहले आपको स्ट्रेटेजी प्लान करना पड़ेगा। अगर ये प्लानिंग ही ना होती तो ये रोहतंग पास भी नहीं बन पाता। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन टीम जो है, यहाँ पर फास्ट फ्लोइंग वाटर जो सेरी नुला है वो रिवर से भी जो चैलेंज है वो फेस किया जा रहा था। तो यहाँ पर कौन सी रिवर है ये भी आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पर बियास रिवर आप देख सकते हो, ठीक है। अब BRO ऑफिशियल जो है उन्होंने कहा कि यहाँ पर टनल जो है उसमें अलग अलग तरीके के रॉक्स है। अब यहाँ पर आप रॉक्स जो है उनके नाम देख सकते हो, रॉक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जियोग्राफी जब हम देखते हैं तो हमारा GS पेपर 1 है, उसमें जियोग्राफी में आपको अलग अलग रॉक्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल में कितने सारे स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड हमें चीज़ें देखने को मिल रही है ना, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
तो यहाँ पर आपको जो रॉक्स है उसके बारे में पता रहना चाहिए। BRO क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर क्या है सैलिएंट फीचर रोहतंग टनल के, तो सैलिएंट फीचर क्या है, स्नो गैलरीज यहाँ पर बिल्ड की गई है, मतलब कि अब स्नो अगर गिरेगा भी तो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ये जो टनल है ये काम करती रहेगी। इसीलिए इसे ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है वो बोला जाता है कि सभी तरीके का वेदर जो है उसमें कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर हम देखें तो इमरजेंसी एस्केप टनल भी हमें देखने को मिलती है मेन टनल में, मतलब ये एक मेन टनल चल रही है, इसमें एक इमरजेंसी एग्जिट टनल भी देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ टनल में हर 150 मीटर पर टेलीफोन सर्विस हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ जो हाइड्रेंट है 60 मीटर्स पर देखने को मिलता है, इमरजेंसी एग्जिट जो है 500 मीटर्स पर देखने को मिलता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो है हर 1 किलोमीटर पर हमें देखने को मिलता है, CCTV जो कैमराज है वो लगे हुए हैं। तो ये कुछ सैलिएंट फीचर है इस पास के, वो हमें देखने को मिलते हैं। BRO ऑफिशियल जो है उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो व्हीकल्स है वो मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से इससे गुजर सकती है, तो जो कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी फास्ट है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BRO, ठीक है। अब सीधा आपको क्वेश्चन आ सकता है कौन बनेगा ये सीरीज जो है जो कहाँ पर आती है, MM एकेडमी ऐप पर आती है। अब यहाँ पर न्यूज़पेपर एनालिसिस जो यूट्यूब पर आता है सभी के लिए फ्री है। MM एकेडमी ऐप पर कौन बनेगा आया सीरीज आती है, उसमें AIR PIB सब कुछ कवर होता है। ये दोनों अगर आप कर लोगे ना तो मतलब आपका करंट अफेयर जो है वो तो मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। इसीलिए जो MM एकेडमी ऐप है वो सिर्फ आपको जो सब्जेक्ट्स है वो नहीं कराता है, तो करंट अफेयर भी कराता है, जिससे कि आपको ओवरऑल जो अचीवमेंट है वो मिल सकती है। BRO अगर हम देखते हैं तो कंसीव किया गया, रेस किया गया 1960 में, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्यों, तो यहाँ पर जो नेटवर्क है रोड्स के नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर में, तो उसके लिए प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, स्पीडी डेवलपमेंट हो सके। ये काम करता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बोला जा सकता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में करता है क्या, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसके अंडर में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करता है। उसी के साथ साथ लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वर्क जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन बनेगा इस सीरीज में, मैं इस पर क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड जरूर करूँगा। यहाँ पर और एक जो स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड चीज़ है पास, और यहाँ पर लिंक और फीचर्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर बनिहाल पास अगर हम देखते हैं तो कश्मीर वैली आउटर हिमालय जो है उसके साथ ही कनेक्ट किया करता है। बारालाचाला पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है। फिर उसके बाद फोटुला पास, रोहतंग पास जो कुल्लू वैली है ना ये हमें देखने को मिलता है, शिपकिला पास, फिर जेलेपला पास, नथुला पास, लिपू लेक पास। तो ये जो पासेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ पर ये आपको देखने को मिलते हैं। अब पूछेंगे कैसे, आपको मैच द पेयर पूछ सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पर पासेस दे दिए और इधर साइड आपको जो फीचर्स है वो दे देंगे या फिर लिंक दे देंगे, तो ये आपको प्रॉपर मैच जो है वो करना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन मैं कौन बनेगा इस सीरीज में इंक्लूड करूँगा। तो इस तरह क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, यहाँ पर वेटेड डाउन बाय वेजेस। अब देखिए अबाउट 30 मिलियन माइग्रेंट वर्कर जो है वो अपने घर पर जा चुके हैं। अब माइग्रेंट वर्कर मतलब क्या कि देखिए क्या होता है, उत्तर प्रदेश में अगर कोई इंसान है, अब वहाँ पर उसे अगर काम नहीं मिल पा रहा है तो उसे घर तो चलाना है, तो घर चलाने के लिए वो क्या करता है, वो माइग्रेट होकर कहीं ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा हो और जहाँ पर उसे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सके। फॉर से कि अगर वो मुंबई में आ गया, फिर मुंबई में आकर कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है और वो अपने पैसे जो है वो भेज रहा है अपने घर पर, ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल प्रोसेस चलती है, इसे हम कहते हैं माइग्रेशन। लेकिन क्या होता है कि अभी पेंडेमिक आने की वजह से लोग क्या हो रहे थे, लोग फिर से अपने घर पर जा रहे थे। आपने देखा होगा मुंबई से कई सारे लोग जो है वापस चले गए, दिल्ली से कई लोग जो है वापस चले गए, गुजरात से चले गए। तो इसे हम क्या कहते हैं, जब वापस रिवर्स इस तरीके का होता है तो उसे हम कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन। अब यहाँ पर रिवर्स माइग्रेशन हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है पेंडेमिक की वजह से। अब जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि जॉब जो है वो लोगों की जा रही है और वेजेस जो है वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ ही दिन पहले अगर आपको याद होगा हमने देखा था रूरल इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा रिवाइव कर रही है, वो ज़्यादा ग्रो हो रही है एज़ कम्पेयर टू अर्बन इकोनॉमी, है ना। उसके पीछे का कारण क्या था, क्या आपको याद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आगे आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रूरल रिकवरी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे कारण कई सारे हैं, जैसे कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है वो हमें रूरल इकोनॉमी में इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला था जितना अर्बन एरियाज़ में था। उसके वजह से जो नॉर्मल ट्रेडिंग है वो रूरल एरियाज में चल रही थी। उसी के साथ साथ जो स्टिमुलस पैकेजेस है सरकार के द्वारा रूरल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा दिए गए कि ये लो, अगर आपको ये खरीदना है ये खरीदो, वो खरीदना है वो खरीदो। तो रूरल इकोनॉमी में जो स्टिमुलस पैकेजेस है जो सरकार के द्वारा पैसे दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा थे। और तीसरा है जो मानसून रेन है,
ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया। इसके वजह से जो क्रॉप्स है वो लोगों के अच्छे खासे हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको अच्छा खासा जो इनकम है वो मिल गया, है ना। तो मतलब 3 चीज़ें कौन सी है जिसकी वजह से रूरल इकोनॉमी जो है वो रिकवरी पे हमें देखने को मिली। पहला तो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं था, दूसरा वहाँ पर जो लोग हैं उनको स्टिमुलस पैकेज दिया गया, और तीसरा जो क्रॉप्स है मानसून अच्छा आने की वजह से उनको मिला। अब यहाँ पर सरकार जो उन्होंने किया क्या, जो लोग हैं जो वापस रिवर्स माइग्रेशन से आए उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना था। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे प्रोवाइड किए, मनरेगा के थ्रू। मनरेगा क्या है, तो यहाँ पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ना, इसके तहत क्या हुआ कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई। एम्प्लॉयमेंट जब प्रोवाइड की गई है तो वहाँ पर उनको 100 डेज का गारंटी दिया जाता है कि आपको 100 दिन जो है वो कम से कम आपको हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। अब इससे एक संख्या आपको जुड़ाना है जो यहाँ पर आपको आर्टिकल्स में देखने को नहीं मिलेगा, किसी पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें संख्या जुड़ा कर काम करना पड़ता है। पॉलिटी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम इसको, तो पॉलिटी में हमें डीपीएसपी देखने को मिलता है, अगर आपको याद होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो फंडामेंटल राइट के बाद देखने को मिलता है। अब इसमें हमें राइट टू वर्क देखने को मिलता है, राइट टू वर्क, है ना। अब फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि राइट टू एजुकेशन ये क्या है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन मतलब कि आपका ये अधिकार है कि आप एजुकेशन ले सकते हो। अब राइट टू वर्क अगर हम देखते हैं तो मतलब कि आपको काम करने का अधिकार है। अब काम करने का अधिकार हमारे संविधान में दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है। फिर आप बोलोगे फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई अनएम्प्लॉयड है तो वो तो कोर्ट में जा सकता है कि मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लेकिन ये डीपीएसपी में दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया हुआ है। मतलब कि सरकार ये जो गाइडलाइंस है ये कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए ला सकती है, ठीक है। तो ये डीपीएसपी जो है वो एनफोर्सेबल नहीं होता है कोर्ट में, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो अगर इसका वायलेशन होता है। इसीलिए जो भी अनएम्प्लॉयड है वो कोर्ट में नहीं जा सकता है कि राइट टू वर्क तो दिया हुआ है, फिर मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए राइट टू वर्क आपको ये पता रहना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर सरकार ने क्या किया, जो मनरेगा है उसमें वेजेस इंक्रीज कर दिए गए। मतलब यहाँ पर जो गारंटी दी जा रही है काम में, तो अगर आपको 100 रुपये दिए जा रहे हैं तो अब यहाँ पर 150 रुपये, है ना। तो उसके तहत क्या हो रहा है कि अब वेजेस जब इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ये बोलना है कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारी इकोनॉमी जो नीचे क्यों जा रही है। उसके कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई भी कंट्री की इकोनॉमी को जज करना है तो उसके पीछे 4 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है कंजम्पशन, लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, है ना। अब ये कैसे कनेक्टेड है कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं मतलब कि वो चीज़ खरीदी जा रही है, वो चीज़ को डिमांड आ रही है, और जो इंडस्ट्री उस चीज़ को बना रही है उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो लोग जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा रिक्रूट करेंगे वो, क्योंकि उनका प्रोडक्शन बढ़ाना है। फिर ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करेंगे, ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा आएगा, ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा आएगा, ज़्यादा लोग खर्च करेंगे, ये एक साइकिल चलती है। लेकिन अगर लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा। इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा तो वो लोगों को हायर करेंगे या फायर करेंगे, फायर करेंगे, निकाल देंगे लोगों को कि वह हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप निकल जाओ। फिर जब लोगों को निकाला जाएगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा क्या, नहीं आएगा, लोगों की परचेसिंग पावर खत्म हो जाएगी, और फिर लोग खरीद पाएंगे क्या, नहीं खरीद पाएंगे। तो एक विशियस साइकिल जो है ये तैयार हो जाती है। उसी के साथ साथ दूसरा हमें पॉइंट देखने को मिलता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार जो है जितना ज़्यादा खर्च करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, मतलब प्रोजेक्ट्स बनाने में, है ना, ये सब चीज़ों में, तो उतना ज़्यादा फायदा होगा, उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, लोगों को काम मिलेगा। तो लोगों को काम मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे, और वही साइकिल चलती रहेगी। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। क्यों खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट खर्च क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही पैसा नहीं आ रहा है, जीएसटी से नहीं आ रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस से नहीं आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से नहीं आ रहा है। उसी के साथ साथ तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो मतलब कंपनी एक्सपांड कर रही है, कंपनी एक्सपांड कर रही है, ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है, इन्वेस्टर्स को जब प्रॉफिट नजर आएगा तो ही तो इन्वेस्ट करेंगे, है ना। और चौथा होता है एक्सपोर्ट। तो हमारे यहाँ पर सभी जो पैरामीटर्स है खराब चल रहे थे पहले ही, पेंडेमिक आने से पहले। अब पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ, और ज़्यादा खराब हो गए, तो ये प्रॉब्लम हो गया है, तो लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तो सरकार जो भी मेजर्स ले रही है, आप देखिए कोई भी मेजर ले लीजिए आप, कोई भी मेजर सरकार ने अब तक जो भी मेजर्स लिए हैं सब कनेक्टेड है इनडायरेक्टली कंजम्पशन से, कि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ाई जा सके, लोगों के हाथ में पैसा दो जिससे कि लोग ज़्यादा खर्च कर सके, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है उसे यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है वेजेस को इंक्रीज करके। अब वेजेस को इंक्रीज तो किया जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि रिवर्स माइग्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो सप्लाई है वो यहाँ पर जो सरकार को देना चाहिए था वो सप्लाई उतना नहीं हो पा रहा है। मतलब जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए था सरकार को, उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। बट अभी ऐसा नहीं कि सरकार ने अगर मनरेगा के लिए 100 रुपये अलॉट किए हैं और हर इंसान को अगर 10-10 रुपये देना है तो सिर्फ 10 ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है।
बाकी लोगों को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर लोग तो काफ़ी ज़्यादा है जिनको एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ से भी अनएम्प्लॉयड लोग निकल गए हैं, है ना, गांव से वापस गांव में, मतलब शहर से गांव में चले गए हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन जो सप्लाई है सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो सरकार ने ये वेजेस बढ़ाए हैं ये भी कोई इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं कर पा रहे हैं। अब यहां पर दूसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लम। ये भी काफी हार्मफुल हो सकता है। मतलब क्या है कि यहां पर जो बिल्डिंग्स है वो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। बिल्डिंग्स अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या होगा, एक बिल्डर है, बिल्डर अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो वो पैसा कैसे लेता है? क्या पूरे जेब से पैसे निकालता है? बिल्कुल नहीं। वो क्या करता है, लोन लेगा और आधा क्या करेगा कि पहली बुकिंग ले लेगा, है ना, कि उसने बोल दिया, उसने अनाउंस कर दिया कि हम यहाँ पर जो एक स्कीम है वो निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर फ्लैट दे रहे हैं। तो वो पहले ही फ्लैट बेचना शुरू कर देता है कंस्ट्रक्शन के पहले। तो मतलब क्या है, वहां से उसको पैसे आ गए, है ना, और आधे पैसे वो थोड़े बहुत लोन से निकाल लेता है। फिर जैसे जैसे स्लैब गिरता जाता है वैसे वैसे और वो फ्लैट्स बेचता जाता है और उसके पास पैसे आते रहते हैं। लेकिन अभी रियल इस्टेट जो है पूरा ठंडा पड़ा हुआ है, रियल इस्टेट नहीं चल पा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि अब जो भी बिल्डर है उसके फ्लैट्स बेचे नहीं जा रहे हैं, फ्लैट बेचे नहीं जा रहे हैं। तो जो स्कीम शुरू कर दी गई थी अब वो भी बंद पड़ी हुई है, वो भी पूरी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोन जो लिया गया है वो भी नहीं भर पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और उसी के साथ अगर हम एनबीएफसी देखते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो वो भी, उनके भी फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है, वो भी पैसा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सरकार ने, अगर आपको याद होगा, बीच में लास्ट माइल कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट है वो लेकर आए थे, जहां पर अगर कोई ऐसा बिल्डर है जो एनपीए नहीं है जिसका, उसका अगर कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ है तो उसे पूरा कंप्लीट करने के लिए सरकार अलग से लोन दे रही थी। ये भी हमें देखने को मिला था। लेकिन सरकार की स्कीम में प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जितना भी पैकेज सरकार ने दी है वो सब लोन पर है। लोन है मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एमएसएमईज है उनको वापस पैसा देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। बाकी कंट्रीज में अगर हम देखें तो उन्होंने पैसा बांटा है कि आप ले लो, आपको वापस देने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और तीसरी चीज जो हमें देखने को मिल रही है वो है डेप्थ का इंक्रीज होना। डेप्थ मतलब कर्ज जो है उसका यहाँ पर इंक्रीज होना। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कर्जों में डूब गए हैं। मोरेटोरियम भले ही दिया गया है ना, कि मतलब यहाँ पर बोला गया है कि मतलब आरबीआई की तरफ से कि आपको यहाँ पर छूट है 3 महीने की, लेकिन 3 महीने की जो छूट दी गई है उसमें भी वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। मतलब कि जो कंज्यूमर है वो अनफॉर्चुनेटली ना पता रहने के बावजूद या ना पता रहने के बाद भी यहाँ पर उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर बैंक का ही प्रॉफिट है। जो मोरेटोरियम यहाँ पर दिया गया है उसके बाद भी यहाँ पर किसका फायदा है? बैंक का ही फायदा है, कंज्यूमर का नुकसान ही है। तो कंज्यूमर को अगर ऐसा लग रहा हो कि उनको बहुत अच्छा ये हो गया है तो वो भी नुकसान ही हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि इनडेप्थनेस जो है रूरल इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो 3 रीजंस है ये हमें देखने को मिलते हैं प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो जॉब्स है, जॉब अगर हम देखें तो रूरल इकोनॉमी में बढ़ तो रहे थे, लेकिन यहाँ पर अर्बन इकोनॉमी अगर हम देखें तो उसके कंपैरिजन में जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज़्यादा हो सकती है और वो लिमिटेड भी है। कैसे? डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो वर्कर जो है उनको फिर से जॉब मिल गई थी। हमारे देश में जो लोग बोलते हैं कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको एम्प्लॉयमेंट हर जगह मिल जाएगा। जितने भी भारतीय लोग हैं सबको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है हाईएस्ट पेड जॉब एम्प्लॉयमेंट की। मतलब क्या है कि आपको जितना पैकेज चाहिए उतना पैकेज नहीं मिल पाता है। क्योंकि अगर कोई इंजीनियर है, उसने अगर एमई किया हुआ है या फिर पीएचडी की हुई है, तो वो 10,000 के या 15,000 के जॉब में या 20,000 के जॉब में काम करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर ये जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन जो हाई पेइंग जॉब्स होते हैं वो हमें देखने को नहीं मिल रहे, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बढ़ रहा है। तो अब इससे क्वेश्चन निकलता है, अलग अलग अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है ना। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो उसके बारे में आप बताइए, जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको पता होगा कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ कि जॉब जो है वो लोअर वेजेस लोगों को मिल रहे थे, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है डिक्लाइन भी हुआ था। क्योंकि क्या था, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर जो करेंसी क्रंच है वो हो गया था। तो लोगों ने यहाँ पर क्या किए कि ठीक है लो पेइंग जॉब्स है, फिर भी वहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब अलग अलग चीज़ें निकल रही है। अब यहाँ पर जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड होने के लिए उनको पे जो है वो भी हाई चाहिए। ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, सेकेंड राउंड ऑफ पेंडेमिक लेबर मार्केट वीकनेस।
मतलब क्या है, जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, कंटिन्यूसली निकाला जा रहा है। अगर आप देखोगे तो इतने कंटिन्यूसली निकल रहे हैं, और भी ज़्यादा जॉब लॉसेस जो है हमें देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि अगर आप देखोगे सर्विस सेक्टर जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, उसमें आप देखिए सर्विस सेक्टर की कितनी खस्ता हालत हो गई है कि वहाँ पर टूरिज्म जो है खत्म हो गया, हॉस्पिटलिटी खत्म हो गया है, तो लोगों को वो निकाल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है कि जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि लोग जो है वो फिर से अर्बन एरियाज़ में, अब यहाँ पर रूरल एरिया में जो लोग काम कर रहे थे वो भी अर्बन एरियाज़ में आएंगे, फिर से आ रहे हैं, फिर से शुरू हो गया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो रूरल अर्बन एरियाज़ में रह रहे थे उनका जॉब लॉस हो रहा है, और जो रूरल एरिया है वहाँ से भी लोग निकल कर आ रहे हैं, और जो ग्रेजुएट्स है वो तो निकल ही रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो इससे जो यूपीएससी देने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनका भी प्रॉब्लम बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरी जगह जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको कॉम्पिटिशन बढ़ रही है। आपकी कॉम्पिटिशन जितनी बढ़ेगी उतना आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देख लो भैया, क्या करना है तो एमएम एकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो। हाँ। तो यहाँ पर तीसरी चीज़ जो है वो क्या है कि रूरल और अर्बन वेजेस जो है वो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ उससे ड्रिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा है कि अगर यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो फिर जो वेजेस है वो इंक्रीज होंगे, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन आने वाले 5 या 10 साल तक जो रिकवरी है वो उतनी शार्प देखने को नहीं मिलेगी, और इसीलिए जॉब लॉसेस है या जॉब अपॉर्चुनिटीज बोलिए, ये आने वाले 5 साल तक तो रहेगी ही नहीं, और जो जॉब लॉसेस है वो कंटिन्यूसली होते रहेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इन पर्टिकुलर अगर हम देखें तो यहाँ पर इंडिया जो है उसकी एम्प्लॉयमेंट ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और उसी के साथ साथ जितने भी लोग हैं, हम ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन की बात करते हैं कि ब्रेन ड्रेन जो है वो होता है, वहाँ से हमें ब्रेन गेन की तरफ पहुँचना है। तो ब्रेन गेन की तरफ पहुँचने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए जो गवर्नमेंट है उनको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर नहीं रही है, फिजिकल डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स आती है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो भी यहाँ पर बढ़ाना ज़रूरी है। अगर आप देखो तो जो आईफोन है उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है, बहुत सारे प्लांट जो है वो चाइना से निकल कर यहाँ पर आ रहे हैं। अब वहाँ से बहुत सारी अफवाहें फैल रही है कि उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। हो सकती है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज, लेकिन क्या उतने प्रमाण पर होगी? वो यहाँ पर आ क्यों रहे हैं, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन निकलता है कि वो चाइना से निकल कर यहाँ पर आ क्यों रहे हैं। चाइना में अगर आप देखोगे तो जो एवरेज एज है चाइनीज़ लोगों की वो 40 से ऊपर चली गई है। मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं एवरेजली 40 साल से ऊपर है। तो इसीलिए वो लोगों ने बहुत खासा काम कर लिया है, तो इसीलिए कम वेजेस पे वो काम कर पाएंगे क्या? नहीं। अब चाइना में प्रॉब्लम्स भी काफ़ी चल रहे हैं, इसलिए उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम बाहर निकालते हैं तो कहाँ आएंगे? जहाँ पर चीप लेबर अवेलेबल हो। तो चीप लेबर जहाँ पर अवेलेबल रहेगा वहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? वो लो इनकम जॉब्स जो है वही प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमें देखने को मिलती है पूरी रिकवरी करने के लिए वो क्या है? हमारे जो बैंक्स हैं उनको सशक्त बनाना पड़ेगा। हमारे बैंक्स बहुत ही ख़राब हालत में चल रहे हैं, एनपीएस जो है कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। उसी के साथ साथ क्या हो रहा है कि लोग, अब यहाँ पर जो लोग हैं उनके हाथ में पैसा नहीं है, तो इससे जो भी अब लोन लेने के लिए आएगा बैंक उनको शक की निगाह से देखेगी। तो ये भी प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है इन्हें यहाँ पर कम करना पड़ेगा। और यहाँ पर 5R जो हमें देखने को मिला था, मतलब रिकॉग्निशन, रिस्ट्रक्चरिंग, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म, ये जो है बैंकिंग सेक्टर में ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये आपको पता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड किस लिए है कि अगर कोई कंपनी है, अगर उसने बैंक से लोन लिया है, अब अगर वो कंपनी बैंक को प्रोवाइड नहीं कर पा रही है लोन, तो यहाँ पर आईबीसी के तहत जो रिकवरी है वो की जाती है ना। अब रिकवरी इसमें आपको आईबीसी के तहत क्या याद रखना है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है अपना, वो कौन सी कंपनी है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, है ना। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ पर जा सकते हो। फिर यहाँ पर भी अगर आपके हित में नहीं आता है तो आप कहाँ जाओगे? नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल में। फिर यहाँ पर भी नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे। एक कोई केस आप बता सकते हो जो एनसीएलटी में चल रहा था, टाटा से रिलेटेड है, याद आ रहा है आपको? मिस्त्री। चलिए आगे, नेक्स्ट यहाँ पर है इंडिया जो है उसने मस्ट लेवरेज इस मार्केट टू फोर्स चाइना टू सेटल बॉर्डर इश्यूज एमिकेबली। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि जो चाइना है वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर काउंटर व्यूज़ जो एक्सप्रेस किए जा रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पर, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इंपोर्ट्स को अगर हम बैन करते हैं या फिर आत्मनिर्भर बनने को चाहते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पर कुछ सोल्यूशंस इस तरीके से बताए गए हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि साइज़ जो इंडियन मार्केट का और उसका जो पोटेंशियल है कमिंग ईयर्स में, वो हमें मतलब लेवरेज टाइप का देखने को मिल सकता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें उसका पूरा इस्तेमाल जो है वो भी करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर इस लेवरेज को इस्तेमाल करने के लिए इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है, उसी के साथ साथ जो फर्म्स होती है, उनको यहाँ पर एडजस्टमेंट प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। चाइना जो है उनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसा कि हम अगर यहाँ पर कोई चीज़ बना भी रहे हैं, फिर भी जो उसके कंपोनेंट्स है वो चाइना से आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये सबसे बड़ा है ना। अगर हम बोलते हैं कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट हम पूरी तरीके से कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम एसी अगर देखते हैं, सिर्फ एसी का एग्जांपल मैं आपको दूं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंप्रेसर। कंप्रेसर जो है 60% जो है वो चाइना से आता है। तो इसलिए आप ये बोल सकते हो कि आप जो एसी ले रहे हो उसमें 60% पैसा जो है वो तो चाइना को जा रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो कंप्लीटली हम चाइना को बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिया जो उसने कोशिश किया, 59 ऐप्स जो उसे बैन कर दिया, मतलब सॉफ्टवेयर जो है उसे हम बैन कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो हार्डवेयर है उसे भी हमें जब बैन करना है, बैन तो हम कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं क्योंकि WTO के रूल्स के अगेंस्ट में भी है, लेकिन यहाँ पर अगर हमें उसे कम करना है या फिर उसकी डिपेंडेंसी जो है हमारी चाइना पर वो कम करना है, तो हमें उन चीज़ों को पहले बंद करना पड़ेगा जिसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है, लेकिन फिर भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। फॉर से कि अगर इंडिया में कोई मोबाइल फ़ोन है, अगर वो बनता है, तो हमें चाइना से जो मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं उस पर कोई ना कोई बैरियर खड़ा पड़ा है। अब बैरियर कैसे होते हैं? बैरियर दो तरीके के होते हैं। बैरियर मतलब अड़थड़ा। बैरियर होता है टैरिफ बैरियर, दूसरा होता है नॉन टैरिफ। देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नॉन टैरिफ बैरियर, अब यहाँ पर टैरिफ बैरियर में क्या और नॉन टैरिफ बैरियर में क्या फ़र्क है? टैरिफ बैरियर मतलब होता है कि पैसों से लगाई हुई ड्यूटी, मतलब होता है ना कि आपने जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ा दी, तो वो होता है टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब क्या कि अगर फॉर एग्जांपल कि आपको आम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम आम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपने एक अड़थड़ा डाल दिया कि हमें बिना गुठली वाले आम चाहिए, तो मतलब क्या है, ये एक आपने अड़थड़ा डाल दिया है कि अगर गुठली वाला आम है तो हम इंपोर्ट करेंगे ही नहीं। ये आपने अड़थड़ा डाला है, लेकिन पैसों वाला डाला है क्या? नहीं, स्टैंडर्ड वाला डाला है कि ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ही रहेगा। मतलब अगर आप कार इंपोर्ट कर रहे हो तो जो स्टीयरिंग है वो लकड़ी की बनी हुई रहना चाहिए। तो ये एक अड़थड़ा आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, तो इसे हम कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। तो यहाँ पर चाइना से जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं या इंडिया में बनते हैं, उसका मार्केट बढ़ाने के लिए और चाइना का मार्केट कम करने के लिए इस तरीके के बैरियर्स हम खड़े कर सकते हैं। इनिशियल फोकस जो है वो उन आइटम्स पर रहना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जिनका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है और जो हम चाइना से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि सिलेक्टिव इंपोजिशन जो है, चाइना स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटीज, वो यहाँ पर लगाना चाहिए और नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स खड़े करने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया से हम कौन कौन सी चीज़ें, चाइना से हम कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम जो मैकेनिकल प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, प्लास्टिक हम इंपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल, है ना। तो इस तरीके से होता है और उसी के साथ एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है काफ़ी ज़्यादा है चाइना के साथ। क्रिटिकल एरियाज जहाँ पर हम कंप्लीटली चाइना पर डिपेंडेंट है, उसमें जैसे कि एक्टिव जो API है, मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी यहाँ पर समझ लीजिए अगर हम पैरासीटामोल बना रहे हैं या फिर कोई भी दवाई बना रहे हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट चाइना से आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर अर्ली प्रोडक्शन शुरू करने पड़ेंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, या फिर हमें कहीं और से उसका मार्केट ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर फायदा हो सकता है। गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर एनवायरमेंटल जो कंप्लायंस है वो प्रोवाइड कर सकती है, जिससे कि कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाए प्रोडक्शन का। तो ये एक खास चीज़ हम कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा सॉल्यूशन यहाँ पर बताए गए हैं। पहला क्या बोला गया था कि हम उन प्रोडक्ट्स को बैरियर लगा सकते हैं जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दूसरा, हम ऐसे इंग्रेडिएंट जिस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पर, दूसरा मार्केट ढूंढ सकते हैं, या फिर हम यहीं पर अर्ली प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए सरकार जो है वो एनवायरमेंटल कंप्लायंस दे सकती है, जिससे कि हम जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसे कम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है उस पर हम यहाँ पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी, जिससे कि जो बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका भी नतीजा यहाँ पर निकल सकता है। नहीं तो फिर क्या है, ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा उछलम उछली कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, कोटा विद इन कोटा डिबेट। अब कोटा विद इन कोटा क्या है? कोटा आप सभी को पता है, रिजर्वेशन, है ना, रिजर्वेशन दिया जाता है। आप देखोगे तो OBC को रिजर्वेशन मिलता है 27% के आसपास, SC STs को रिजर्वेशन मिलते हैं अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में, और उसी के साथ साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसमें। अब आपको जब भी ऐसा कोटा आ रहा है, रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो फटक से जो MM Academy ऐप पर पॉलिटिकल लेक्चर्स है वो आपको याद आने चाहिए। क्या? तो जो हम आर्टिकल कौन सा याद कीजिए, कौन सा था? आर्टिकल 16, है ना। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 बोलिए, सब क्लॉज 2 बोलिए, सब क्लॉज 3 बोलिए, सब क्लॉज 4 बोलिए। तो सब क्लॉज अगर हम 1-2 तक देखते हैं तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 16 की जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है कि जो भी लोग हैं उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जाएगा, डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब कि ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस रिलीजन वो सब तो है, तो उसके ग्राउंड पर किसी को भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा। फिर आप बोलोगे रिजर्वेशन कैसा दिया जा रहा है, ये तो डिस्टिंग्विश हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अगर आप देखो जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। कैसे?
तो आप फर्ज कीजिए कि एक गरीब इंसान है, उसको अगर सलमान खान ने थप्पड़ मार दिया, अब सलमान खान, वो गरीब इंसान जो है वो कोर्ट में जा ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि कोर्ट की फीस बहुत ज़्यादा है, फीस पे नहीं कर पा रहा है, तो उसको न्याय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेशन हो गया, लेकिन कौन सा? नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब फर्ज कीजिए कि सरकार ने गरीब लोगों के लिए जो न्याय, जो जुडिशरी होती है उसमें फीस माफ़ कर दी, उनको फीस ही नहीं लगेगी, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब अमीर इंसान को फीस देना पड़ेगा, गरीब इंसान को नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर सलमान खान ने थप्पड़ मार दिया गरीब इंसान को, और गरीब इंसान अब जा सकता है क्या न्याय लेने के लिए? बिल्कुल जा सकता है। उसे जस्टिस मिलेगा क्या? मिल सकता है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में क्या है, यहाँ पर मिल सकता है, मतलब मिलेगा, ठीक है, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा मेरे घर में। तो यहाँ पर कैसा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसी तरीके की पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि अगर आप देखोगे SC/ST कम्युनिटी जो है उनका पहले से, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री के कोर्सेज देखे MM एकेडमी पर, तो उसमें आपने देखा होगा कि पहले से अगर हम वैदिक एज देखते हैं तो वहाँ से जो लोग हैं SC/ST कम्युनिटी बोलिए, उस टाइम पे कम्युनिटी मतलब जो शूद्र लोग थे उनके साथ काफ़ी अन्याय हुआ है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई है ना, उनको काम करने को नहीं दिया गया, तो ये सब हमें देखने को मिला। तो इस वजह से क्या है, उनका इतना शोषण हुआ, तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, और इसीलिए अब उनकी जो कम्युनिटी है उनको बढ़ावा देने के लिए, इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। तो उस एक्सेप्शन के बारे में हमें यहाँ पर सब क्लॉज 4 में देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने लीगल डिबेट ओपन की है। अब यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मतलब देखिए SC/ST कम्युनिटी तो है ही, लेकिन उसमें सब कैटेगरीज भी है, सब कैटेगरीज भी है, तो उनके साथ अन्याय हो रहा है रिजर्वेशन में। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है, इसको कहा जाता है कोटा विद इन कोटा। मतलब SC कम्युनिटी के लिए कोटा तो है ही, लेकिन अब SC कैटेगरी में जो सब कैटेगरी आती है उसमें भी कोटा, तो ये हो गया कोटा विद इन कोटा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या है कि जो प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट है शेड्यूल कास्ट के, वो यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन सभी को मिलना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर आपको पता है 2005 की रूलिंग आई थी 5 जजेस बेंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा था स्टेट गवर्नमेंट जो, उनके पास कोई पावर नहीं है कि सब कैटेगरी जो है बना सके। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब कैटेगराइजेशन क्या होता है SCs का, तो स्टेट जो उन्होंने आर्ग्यू किया है कि अमंग द शेड्यूल कास्ट, मतलब जो SCs है उनके अंदर भी कुछ ऐसी कैटेगरीज है जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, तो उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए सब कैटेगरी बनाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार अगर हम देखते हैं तो स्पेशल कोटाज इंट्रोड्यूस किए गए फॉर द मोस्ट वल्नरेबल दलित्स। मतलब यहाँ पर दलित ही है, SCs है, लेकिन यहाँ पर मोस्ट वल्नरेबल दलित्स आ गए, है ना। अगर हम प्रेसिडेंशियल लीज देखते हैं, ये हमारे स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल प्रोवाइडिंग फॉर द स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर SCs एंड STs टू अचीव इक्वालिटी, यहाँ पर क्या है कि स्पेसिफाई नहीं करता है कास्ट एंड ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को बताया जाए। मतलब क्या है कि जब यहाँ पर स्पेसिफाई किए जा रहे हैं SC एंड ST, तो इसमें कौन सी कास्ट है, कौन से ट्राइब्स है, ये यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं। ये पावर किसको दी गई है? राष्ट्रपति को। मतलब राष्ट्रपति जो है वो अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से बोलेंगे कि हाँ ये जो है ये SC में आते हैं, ये ST में आते हैं, ऐसे। एज पर आर्टिकल 341 जो कास्ट नोटिफाइड किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उनको SC/ST में देखा जाता है, और जो SC में नोटिफाई किए गए वन स्टेट, वो अदर स्टेट में, इन वन स्टेट में नॉट बी अ SC इन अदर स्टेट। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी शेड्यूल कास्ट को एज सिंगल होमोजीनियस ग्रुप करके ट्रीट करती है, लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि सब कैटेगरीज जो है वो भी इन्वॉल्व है जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जो राज्य है वो चाह रहे हैं कि इनको अलग से रिजर्वेशन जो है वो दिया जा सके। अब यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं, इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है ना। मेन है नॉलेज। नॉलेज अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर वीडियो के जरिए ही मिल सकता है, क्योंकि ये आप कहाँ ढूंढोगे, ये थोड़ी मिलने वाला है आपको कि रिजर्वेशन के बेनिफिट्स क्या है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए मेंस में UPSC के कि आप रिजर्वेशन के बारे में बता, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें चाय पे चर्चा नहीं करनी कि रिजर्वेशन जो है ये बहुत बेकार है, एंड रिजर्वेशन ऐसा होता है, एंड रिजर्वेशन से मेरे को एडमिशन नहीं मिली थी, रिजर्वेशन से, ये ऐसा फालतू की बातें नहीं करना है, ठीक है। ये आप IAS बनने के बाद कर सकते हो। यहाँ पर बेसिकली क्या है, आपको प्रॉपर लिखना पड़ता है। जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो तो क्वेश्चन जब एनालिटिकल आता है तब आपको उसके पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव्स देना पड़ते हैं। तो यहाँ पर रिजर्वेशन के प्रोज जब हम देखते हैं तो उसमें है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी जो है वो एंश्योर करता है एडवांस्ड एजुकेशन में, उसी के साथ साथ जो वर्क प्लेस है उस पर इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा है कि यहाँ पर डिसएडवांटेज इंडिविजुअल जो है, ठीक है, जिनको न्याय नहीं मिल पाया है, उनको इक्वालिटी प्रमोट करता है। जो स्टीरियोटाइप है
कास्ट के लिए, रिलीजन के लिए, इथनिसिटी के लिए, वो यहाँ पर ब्रेक करता है कि नहीं ये मतलब शूद्र है तो मतलब निचली जाति के, हाँ ये ब्रेक कर देता है। उसी के साथ साथ सोशल मोबिलिटी, सोशल इक्वालिटी जो है ये यहाँ पर इंक्रीज करता है। उसी के साथ साथ जो सेंचुरीज से एक ऑपरेशन झेलना पड़ा था, डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा था, उसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो प्रोवाइड करता है। उसी के साथ साथ इक्वालिटी जो है सोसाइटी में वो लाता है, जो ग्रेडेड इनइक्वालिटीज़ है उसके एड्रेस करके। अब यहाँ पर हम आते हैं कुछ कॉन्स पर, नेगेटिव चीज़ें क्या है रिजर्वेशन की। अब कुछ कंसर्न जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो एक्चुअल जो उसका कंसर्न था उसे इरोड कर रहा है। मतलब जो एक्चुअल में जिन लोगों को मिलना चाहिए था उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अगर आप देखोगे तो एससी कम्युनिटी में अगर कोई एक इंसान है, अगर वो एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है, ठीक है, फिर उनके जो बेटे हैं वो यहाँ पर आईएएस ऑफिसर या अच्छे लेवल पर देखने को मिलते ही है। लेकिन अगर कोई रूरल एरिया में कोई एससी कम्युनिटी का इंसान रह रहा है तो उनके बेटे जो है वो वैसे भी पढ़ ही नहीं पाते हैं, एक आधा उसमें से निकल रहा है जो पढ़ पा रहा है ना। तो ये देखने को मिल रहा है। इसके लिए सरकार ने क्या किया था, या फिर कोर्ट क्या कर रही है, नॉन क्रिमिनल लाने की कोशिश कर रही है। इसमें भी मतलब यहाँ पर भी नॉन क्रिमिनल अगर आ जाता है तो अगर आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, अगर आप काफ़ी सक्षम हो, तो आपको भी यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो नहीं दिया जाएगा। ऐसी भी चीज़ें जो है वो चल रही है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो स्टीरियोटाइप है, यहाँ पर जो अचीवमेंट्स है मार्जिनलाइज सेक्शन में, वो यहाँ पर रीइंफोर्स करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर रिजर्वेशन के कुछ ऐसे भी कंसर्न्स है कि एक जो मीडियम है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का, वो हमें देखने को मिलता है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन क्या है? रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मेंबर और डोमिनेंट ऑफ मेजोरिटी ग्रुप इन फेवर ऑफ मेंबर ऑफ माइनॉरिटी, है ना, जो डिसएडवांटेज ग्रुप थे। तो ये क्या होता है, और एक वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, ये सारे कॉन्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो अब आपको पॉजिटिव्स नेगेटिव्स पता चल गया। उसके बाद अब जब आप कंक्लूड कर रहे हो आपके आंसर को, आंसर राइटिंग में, तब आपको जो ज़्यादा लगे, जिसके तरफ आपका झुकाव हो, उसके तहत आप कर सकते हो। आपको एक्सट्रीम नहीं जाना है, नहीं तो सरकार के अगेंस्ट में एक्सट्रीम बोल रहे हो, या फिर कोई भी एक्सट्रीम आपकी आइडियोलॉजी दिखनी नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है, एक आईएएस ऑफिसर जो है उसमें बेसिक ज़रूरत किस चीज़ की होती है कि वो न्यूट्रल रहकर चीज़ों के बारे में सोच सके। अगर उसकी एक मंशा जो है, एक आइडियोलॉजी ऐसी है कि रिजर्वेशन बेकार है, तो जब आईएएस ऑफिसर बनेगा तो क्या वो रिजर्वेशन के समर्थन में रहेगा, या फिर रिजर्वेशन जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए कुछ काम कर पाएगा? नफरत बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ये उनको नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसलिए ये आपको बचा कर रखना है, संभाल कर रखना है। इसमें हमें एक्ट करना पड़ता है ना, इंटरव्यू में एक्टिंग चलती है ना, तो वही यहाँ पर करना पड़ता है। तो आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई थी क्या है, चांगला लद्दाख, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लिखा होगा। और अब तक अगर आपने एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लो यार, इतनी बड़ी फैमिली हो चुकी है। फटाफट फटाफट फैमिली को बढ़ाओ और एग्ज़ाम क्लियर करो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।